Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lecture number 10. We start with a new chapter, chapter number 4. Previous lecture में हमने इकोनॉमिक डिस्पैच को देखा था, किस तरह से आप डिस्पैचिंग करते हैं, और फिर हमने उनके डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस किया था. चैप्टर 4 इज अबाउट ट्रांसमिशन सिस्टम इफेक्ट्स. इसमें हम ट्रांसमिशन लॉसेस को देखेंगे कि किस तरह से आपके पास लॉस इक्वेशन बनती है और उसको फिर आप सॉल्व किस तरीके से किया. थोड़ा बहुत हमने प्रीवियस इकोनॉमिक डिस्पैच वाले चैप्टर में भी देखा था कि अगर ट्रांसमिशन लॉसेस आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है. उसमें आपके पास इंक्रीमेंटल लॉसेस आ जाते हैं और उसको आप कैसे टैकल करते हैं वो हमने थोड़ा सा देखा था और उसकी हमने एक आध एग्जाम्पल भी की थी. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आपके पास लॉस इक्वेशन कैसे बनती है और किस तरह से आपके पास उसके इफेक्ट्स आते हैं. अगर आप थोड़ा सा देखें तो बेसिकली आपके पास 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ट्रांसमिशन सिस्टम में. एक ये है कि जब भी आपके पास लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से आपने जनरेशन को इंक्रीज करनी होती है टू मीट योर डिमांड. इसीलिए जब आप अपने सिस्टम को इकोनॉमिकली रन करते हैं तो उसका वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट कि आप लॉसेस को भी साथ में लो कर रहे हो. जब लॉसेस लो होंगे तो फिर आपकी जनरेशन भी कम होगी. सो यहाँ पे इसलिए टोटल रियल पावर लॉस इन नेटवर्क इंक्रीजेस द टोटल जनरेशन डिमांड एंड द जनरेशन शेड्यूल में हैव टू बी एडजस्टेड बाय शिफ्टिंग generation to reduce flows mean power flows on transmission circuits because they would otherwise become overloaded. ठीक है, जब आप ऑप्टिमल पावर लाइंस में से ट्रांसमिट करेंगे तो फिर आपका जो ट्रांसमिशन सर्किट है ये ओवरलोड नहीं होगा. ठीक है, जब मेरे पास जो है और ऑप्शन नहीं है, हम इनफ जनरेशन नहीं कर रहे, हमने अपने सब यूनिट्स को मैक्सिमम आउटपुट पे रन करना है, तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रांसमिशन सर्किट जो है ये ओवरलोड हो जाएगा. उसमें से मैक्सिमम पावर का फ्लो करवा रहे. तो जब आप उसको ऑप्टिमाइज वे में रन करते हैं तो उसके लिए एडवांटेज है कि आप सिस्टम के ऊपर बर्डन, उसको ओवर बर्डन आप नहीं कर रहे होते. जब आपके पास ट्रांसमिशन डिस्टेंस स्मॉल हो तो ट्रांसमिशन लॉसेस को नॉर्मली आप निग्लेक्ट कर लेते हैं और इकोनॉमिक डिस्पैच ऑफ जनरेशन अचीव विद ऑल यूनिट्स ऑपरेटिंग एट इक्वल इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन कॉस्ट. यही आपका है. ठीक है, जब आपके पास लॉसेस ना हो तो आपका इकोनॉमिक डिस्पैच का सोल्यूशन क्या होता है, दैट योर इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट वाज इक्वल्स टू लैम्डा. यहाँ पे प्रोटेक्शन कॉस्ट यूज किया गया है. आगे हम देखेंगे प्रोटेक्शन कॉस्ट का क्या मतलब होता है. लेकिन अगर आपके लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो तो उसमें फिर आप और लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसमें आप जो है ट्रांसमिशन लॉसेस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि दे प्ले अ मेजर रोल. ठीक है, और वो आपके सिस्टम को काफी इफेक्ट कर रहे होते हैं. तो इसलिए आपके पास जो है ड्यू टू ट्रांसमिशन लॉसेस आपके पास इंक्रीमेंटल पावर लॉस जो है आपके पास इक्वेशंस में आती है जो कि बाइस करती है आपने आपके ऑप्टिमल इकोनॉमिक शेड्यूलिंग को. सो फॉर दैट रीजन आप कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस आप जनरेट करते हैं जिसमें इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉसेस और आपके पास शेड्यूलिंग की जो आपके पास है वो आप इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन हम फाइंड करेंगे ताकि जो इंक्रीमेंटल लॉसेस की वजह से बाइसिंग आपके पास आ जाती है उसको हम ओवरकम कर सके. ट्रांसमिशन लॉस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो मैकेनिज्म हम यूज करेंगे इट इज एज फॉलो. टू ड्राइव द ट्रांसमिशन लॉस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट्स ऑफ द प्लांट्स. पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांसमिशन लॉस इक्वेशन को हमने इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट्स डिफाइन करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट्स है, लॉस भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट होगा. सो दैट इट बिकम्स इजियर टू एनालाइज सिस्टम. वरना इसके बगैर आपका पास वेरिएबल बहुत ज्यादा होंगे, उनको सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 2 जनरेटिंग प्लांट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे टू एन यूनिट्स तक. सो यहाँ पे आप देखिए, consider a simple system consisting of 2 generating plants and 2 loads with a transmission network represented by its bus impedance matrix. ठीक है, पहले हम स्मॉल सिस्टम लेंगे. 2 जनरेटिंग बस सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 जनरेटिंग यूनिट्स है, जनरेटर 1 है, जनरेटर 2. 2 लोड्स है, एक I3 है और एक I4 है और ये आपके पास सिस्टम न्यूट्रल है. सो इसको हमने बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स से जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब डेरिवेशन कैसे करेंगे. अब ये जो नेटवर्क है, ये जो कोई भी आपके पास लेट्स सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, या उसका इक्विवेलेंट मॉडल है, इसकी आपने पावर लॉस का आपने कंप्यूट करना है. सो द डेरिवेशन इज टेकन इनटू 2 स्टेज. 2 स्टेजेस में हमने डेरिवेशन करनी है. स्टेज 1 में अप्लाई अ पावर इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन टू Z बस
of the system, Z आपका impedance, Z for impedance of the system in order to express the system loss in terms of only generator currents. आपको पता है कि loss P loss जो होता है वो हमेशा आपके पास फंक्शन ऑफ करंट्स होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, पावर इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस पे अप्लाई करें। वो कैसे होता क्या होता है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपके पास बनती है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आपने अपने लॉस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ पावर ओनली जनरेटर करंट्स रिप्रेजेंट करें। लोड करंट की बजाय आपने इसको जनरेटर करंट्स, क्योंकि हमने जनरेटर आउटपुट्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आप क्या करेंगे, आपने पी लॉस को इन टर्म्स ऑफ जनरेटर करंट्स लिखना है। यहाँ पे जनरेटर करंट्स कौन कौन से होंगे, I1 एंड I2 जनरेटर करंट्स है, I3 और I4 आपका लोड करंट है, ये लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है I3 एंड I4। स्टेज 2 में क्या करेंगे, transform the generator currents into power outputs of the plants, which leads to a desired form of the loss equation for a system with any number of K sources। ठीक है, स्टेज 2 में आपने जो है अपने जनरेटर करंट्स को पावर आउटपुट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और यही आपकी डिजायर्ड फॉर्म है लॉस इक्वेशन की। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। हमने क्या किया है, वी हैव कंसीडर 4 बस सिस्टम। इसमें नोड 1 नोड 2 आपका जनरेटर बसेस है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 एंड 4 लोड बसेस है, नोड एन आपका सिस्टम का न्यूट्रल है। The correlation I3 and I4 at the load buses are combined together to compose a system load ID given by। मेरे पास सिस्टम में 2 लोड्स है I3 and I4, मैं उसको जो है एक कंपोजिट लोड करंट ID में इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ऐड कर लेती हूँ। ID मेरे पास इक्वल होगा I3 प्लस I4। मैंने इसको कंपोजिट सिस्टम करंट में ID में उसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, कि ये टोटल लोड करंट है मेरे सिस्टम का I3 प्लस I4। जितना भी लोड करंट है उसको मैंने ऐड कर दिया। नाउ assume that each load is a constant fraction of the total load, so set I3 आपके पास क्या हो जाएगा, I3 आपका लोड करंट है, ये ID का एक फ्रैक्शन है जिसको मैंने D3 कहती है। I4 आपका लोड करंट है, ये टोटल लोड करंट है, ठीक है। I4 उसका कोई पोर्शन होगा D4 ID, from which it follows that D3 plus D4 equals to 1। D3 plus D4 को मैं ऐड, क्योंकि फ्रैक्शन है, ठीक है, टोटल आपका 1 है, इसमें से कुछ फ्रैक्शन आपका लोड 3 I3 होगा और इसमें से कुछ आपका I4 होगा, तो टोटल आपके पास D3 प्लस D1 जो है वो D4 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। Now we'll choose node n as a reference for the nodal equation, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन नोडल इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो n को हमने एज अ रेफरेंस नोट लिया है। सो V1n किसके इक्वल होगा, Z, जाहिर सी बात है बीच में बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, तो हर एक बस के साथ रिलेटेड 4 आपके पास बसेस है, तो 1 1 के साथ कोई इम्पीडेंस आ रही है, 1 2 के साथ, बस 1 और 2 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान, 1 एंड 4 के दरमियान, ठीक है, एंड सो ऑन। ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है। मेरे पास जो है 4 वोल्टेजेस आ जाएंगे, नोड वोल्टेजेस V1n, नोड 1 जो कि मेरे पास जनरेटर बस है, नोड 2 मेरे पास अगेन जनरेटर बस है, 3 एंड 4 में लोड बसेस है, ठीक है, उनकी नोड वोल्टेजेस आ गई, और ये बीच में आपस में अच्छा V को जो IZ होता है, तो ये I1 I2 I3 and I4 आ जाएगा। सो V and I are related by this bus impedance matrix which is 4x4 मैट्रिक्स। क्लियर है, हो सकता है इसमें कोई वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता हो, कोई वेरिएबल जो है 0 भी हो सकता है। सो लेकिन हमने इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में इस तरीके से लिखा है। बस वोल्टेजेस हमारी रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड वोल्टेज, मैं एक को ले रही हूँ, V1n को ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V1n को अगर मैं इसको इक्वेशन फ्री मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि आपने जो है इसको इन टर्म्स ऑफ जनरेटर करंट्स करना है, तो लोड करंट्स को मैंने की सब्स्टिट्यूशन करनी है। यहाँ पे I1 I2 मेरे पास जनरेटर करंट्स है, I3 I4 लोड करंट्स है, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट फार्मूला सिर्फ जनरेटर करंट्स की फॉर्म में चाहिए, आई डोंट नीड लोड करंट्स। सो मैं क्या करूंगी, उसकी जगह रिप्लेसमेंट करूंगी I3 I4 की जगह। सो I3 की जगह मैंने D3 ID पुट किया है, और I4 की जगह मैंने D4 ID पुट किया है। सो यहाँ से मैं कंपोजिट करंट ID कैलकुलेट कर लूंगी। ये जो ID आया है अब मेरे पास, ये इन टर्म्स ऑफ I1 I2 एंड IN नॉट नो लोड करंट को शो कर रहा है, I1 I2 आपके जनरेटर करंट है। सो ये मेरे पास ID की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ
generator currents. Where iron knot is called no load current, which is iron knot equals to minus V1 and divided by Z11. कोई नो लोड करंट आपके पास होती है जो कि फ्लो करती है, ठीक है, इसीलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नो लोड करंट मीन्स कि जब आपके पास कोई भी लोड्स कनेक्टेड ना हो तो तब आपके पास जो है आपकी जनरेटर में से कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो हो रही होती है। सो इट इज दैट करंट। यहाँ पे मैं कहती हूँ कि लेट प्रीवियस जो इक्वेशन है इसमें अगर आप देखें आईडी की इक्वेशन, इसमें ये वाला फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है। ये मेरे पास है Z11, थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया गया तो इसको मैंने T1 कह दिए, ठीक है, और ये जो माइनस Z12 डिवाइडेड बाय D3 Z13 प्लस D4 Z14 इसको मैंने जो है T2 कह दिया। सो T2 कह दिया। तो T1 मेरे पास Z11 डिवाइडेड बाय दिस और T2 इसकी इक्वल आपके पास आया है। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 6 में T1 और T2 सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि मेरे पास इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए, उसको हैंडल करना आसान हो जाए। तो आईडी मेरे पास आएगा माइनस T1 I1 माइनस T2 I2 माइनस T1 IN0, सेम फॉर I3 एंड I4, ठीक है। उसकी जगह मैंने T1 और T2 ये जो वैल्यूज आ रही थी इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है 9, 10 एंड 11। आप क्या करें, रिगार्ड इक्वेशन नंबर 10 एंड 11 एज डिफाइनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन C of all currents I1, I2, I3 and 4 to set of new currents I2, I1, I2 and I0। पहले आपके पास देखिए 4 करंट्स थे, 2 जनरेटर करंट्स थे, 2 लोड करंट्स थे। मैंने क्या करना था, इसमें से लोड करंट्स को एलिमिनेट करना था क्योंकि मुझे सिर्फ पावर लॉस को इन टर्म्स ऑफ जनरेटर करंट्स रिप्रेजेंट करना है, सही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 10 और 11 क्या डिफाइन कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन C। अब जाहिर सी बात है जब आप एक सेट ऑफ इक्वेशन को एक और सेट ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो बीच में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कह रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को C से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे वो इक्वेशन है मेरे पास, लेकिन मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मेरे पास आप देख सकते हैं पीवीएस क्या है, I1 भी है, I2 भी है, I3 और I4। ये I3 I4 लोड करंट्स है, लेकिन इन लोड करंट्स को अब मैंने इन टर्म्स ऑफ जनरेटर करंट्स लिख ली। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया कि लोड करंट्स को जनरेटर करंट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स C। इसलिए जब मैं इसको ओवरऑल लिखूंगी तो ये I1, I2, I3 एंड I4, पहले ये 4 करंट्स थे मेरे पास और यहाँ पे आप लिखे I1, I2 एंड IN0। बाद में आप देखें कि ये जो बीच में रिलेशन यूज हो रहा है ये किसकी इक्वल है। अब देखिए I1 इज रिलेटेड टू I1 बाय 1, I1 इज रिलेटेड टू I2 नहीं, कुछ यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा I1 I2 पे तो 0 हो गया और सेम I1 I0 पे डिपेंड नहीं कर रहा तो 0 हो गया। इसी तरह I2 जो है वो I1 पे डिपेंड नहीं कर रहा तो 0, I2 to 1, I2 is not a function of IN0 तो ये 0 हो गया। I3 is related to I1 by element minus D3 T1, I3 is related to I2 by minus D3 T2 and I3 is related to IN0 by minus D3 by T1। इक्वेशन नंबर 10 से इसको मैंने लिखा है। I4 जो है वो minus D4 T1, I4 is related to I2 by minus D4 T2 and I4 is related to I0 by minus D4 T1। ये जो रिलेशन है ये मैट्रिक्स जो बना है आपके पास, इसको आप कहते हैं रिसीड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसको मैंने C से रिप्रेजेंट किया है। इसलिए पहले ये सेट ऑफ इक्वेशन C, इसको मैंने I1, I2 एंड I0 में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस बीच में एक रिलेशन यूज हुआ है, वो रिलेशन जो है उसको आप कहते हो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विच इज नोन बाय C। तो एक सेट ऑफ इक्वेशंस को आपने एक और सेट ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको पावर लॉस में एक्सप्रेशन यहां से डिफाइन करनी है। सो पी लॉस आपके पास क्या होता है, आई स्क्वायर जी होता है। अब यहाँ पे आई स्क्वायर आपको पता है कि मैट्रिक्स है, वेक्टर्स है, ठीक है। तो आई टू आई कॉन्जुगेट जो है वो आई स्क्वायर होता है, सही है। आई स्क्वायर जी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आप देख सकते हो कि ये है आई, ये इसका कॉन्जुगेट है तो आई स्क्वायर हो गया और जी की जगह ये रिलेशन आ गया। लेकिन ये आगे पीछे इस वजह से किया गया है क्योंकि ताकि आपके पास मैट्रिक्स या वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो, या यू कैन से दैट मैट्रिक्स। आपको पता है कि जब
आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते तो तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एल्स आप नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए इसको थोड़ा सा जो है इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे पी लॉस जो है I1 I2 IN नॉट C ट्रांसपोज R बस C कॉन्जुगेट, ठीक है, इंटू जी का मैग्नीट्यूड जो है उसको सॉरी ये आपके पास जो है आई आ गया, ठीक है, और जी की जगह मैंने आर बस की क्योंकि रियल पावर लॉ टू आर बस होता है, और ये यहाँ पे कॉन्जुगेट है सी साथ में आएगा। ये आप प्रीवियस इक्वेशन सी I1 I2 I नॉट यहाँ से इसको मैंने लिखा है। इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी माय P लॉस इन टर्म्स ऑफ ओनली जनरेटर कर्न्स। यहाँ से लोड कर्न्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये इक्वेशन मेरे पास I1 I2 एंड I नॉट आपका नो लोड करंट है। इस यहाँ से हम लोगों ने जो है लोड कर्न्स को एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स C, where R was a symmetrical real part of Z bus of equation 4. Due to power invariant nature of transformation C, equation 13 fully represent the real power loss of the system in terms of generator currents I1 and I2 and no load current IN नॉट। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या करना था, पावर लॉस को इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट लिखना है। अब उसके लिए हमने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, इट इज एज फॉलो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि करंट्स को आप पावर आउटपुट्स में आपने रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आपने ये करना है कि आप एक नोड को एज अ स्लैक बस, क्योंकि पावर फ्लो एनालिसिस पावर फ्लो स्टडी हम यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द पावर आउटपुट्स। सो बाय फिक्सिंग नोड 1 एज अ स्लैक बस इन पावर फ्लो स्टडी, आपको पता है कि जब भी आप पावर फ्लो एनालिसिस करते हैं तो आप उसमें से किसी एक बस को स्लैक बस बना लेते हैं। नॉर्मली वो बस आपकी स्लैक बस बनती है जिसकी वोल्टेज ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम स्लैक बस बना लेते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि दैट विल बी एट 1 पर यूनिट, ठीक है। बाकी जो है उसके लिहाज से आप पर यूनिट में कन्वर्ट करते हो। आपने पावर फ्लो एनालिसिस पढ़ा हुआ है तो इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। द करंट I नॉट बिकम्स अ कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब भी आप ऑफ लाइन पावर फ्लो एनालिसिस करते हो उसके लिए आप एज्यूम करते हो कि आपके पास जो है आपके पास उन नोड्स पे जो भी आपके पास वैल्यूज है उनको आप एज अ फिक्स एज्यूम करते हो। जैसे पीवी बस बनती है, पीक्यू बस आपके पास, ठीक है, लोड बस आपके पास बनती है, पीक्यू बस बनती है, तो आप एज्यूम करते हो कि जो क्यू है या पी है दैट इज अ फिक्स पार्ट। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है एट ईच जनरेटर बस एज्यूम दैट द रिएक्टिव पावर QGI इज अ कांस्टेंट फ्रैक्शन SI। ये SI कॉम्प्लेक्स पावर के लिए शो नहीं है, स्मॉल SI है, ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन को शो कर रहा है ऑफ द रियल पावर PGI ओवर द टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट का ये मतलब है कि जिस टाइम ऑफ इंस्टेंट पे आप एनालिसिस कर रहे हो उसको वो टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। This is equal to assume that each generator operates at a constant power factor over the same period। आपको पता है कि सिस्टम में लोड ऑल टाइम हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होता है, तो लोड फ्लो एनालिसिस जब आप करते हैं तो उसके लिए आप एज्यूम करते हो कि फॉर दैट टाइम ऑफ इंस्टेंट या उस पीरियड के लिए आपने उसको चीजों को जो है फिक्स ले लेना है या लोड को फिक्स ले लेना है, ठीक है। There should not be a varying, फिर कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है ये टाइम वेरिंग आपके पास है, हर इंस्टेंट में वैल्यूज चेंज हो रही है। सो आप उसको जो है रियल टाइम में जो है उसकी और मेथड्स होते हैं, लेकिन चूंकि जो ऑफलाइन डेटा है सॉरी मेथड है आपके पास पावर फ्लो एनालिसिस के लिए, उसके लिए आप क्या करते हो उस टाइम पीरियड के लिए आपने अपनी वैल्यूज को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। सो योर पावर फैक्टर विल बी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट Pg1 plus jQg1 equals to 1 plus JS1 Pg1, same Pg2 plus jQg2 equals to 1 plus JS2 Pg2। यहाँ पे S1 जो है ये वो फ्रैक्शन है, कांस्टेंट फ्रैक्शन SI है, तो S1 हो जाएगा इज अ फ्रैक्शन ऑफ QGI डिवाइडेड बाय PGI एंड S2 आपके पास है QGI डिवाइडेड बाय QGI आर रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन है कि मेरे पास ये इसका फ्रैक्शन है, ये इसका फ्रैक्शन आ रहा है, और यहाँ पे जस्ट जो है Q की वैल्यू रिप्लेस की गई है बाय दिस थिंग, ठीक है। तो QG1 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा S1 PG1, तो यहाँ पे QG1 की जगह हमने पुट किया है S1 PG1 और PG1 को मैंने कॉमन ले लिया, सेम फॉर दिस PG2।
यहां से मैं पावर आउटपुट्स फाइंड कर रही हूँ, विच विल बी, ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये मेरे पास जो है कॉम्प्लेक्स पावर से ये इक्वेशन आई है। ठीक है, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पावर होता है वो V इंटू आई कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, S इक्वल्स टू V इंटू आई कॉन्जुगेट। अब मुझे जनरेटर करंट्स फाइंड करना है। ठीक है, सो I1 हो जाएगा, ये मेरे पास S है तो S के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा और V1 के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने S1 जो कॉम्प्लेक्स पावर S1 है उसकी वैल्यू पुट की है, अभी जो प्रीवियस इक्वेशन में हमने फाइंड की थी, डिवाइडेड बाय V1 कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ I1 चाहिए, I1 कॉन्जुगेट नहीं चाहिए, तो इसलिए कॉन्जुगेट इनके ऊपर आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा 1 Pg1। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हमने फिक्स ले लिया है, जाहिर सी बात है V उस V1 जो है आपके पास बस 1 की यूनिट है, सॉरी पावर वोल्टेज है, उसको हमने फिक्स ले लिया। S1 ऑलरेडी आपके पास फिक्स है क्योंकि हमने उसको फिक्स अज्यूम कर लिया था, और Pg1, सो इसको मैं लूंगी अल्फा 1, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। I2 सेम आपके पास 1 माइनस JS2 डिवाइडेड बाय V2 कॉन्जुगेट इनटू Pg2 इक्वल्स टू अल्फा 2 Pg2। सो I1, I2 and I am not can be written as I1, I2 and I am not can be written in terms of power output like this, Pg1 Pg2, बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यूज है, देखिए I1 Pg1 के साथ रिलेट हो रहा है बाय अल्फा 1, यू कैन सी फ्रॉम हियर, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा 1 लिखा है। देखिए I1 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Pg2, तो ये भी 0 हो गया, और यह सेम वे आपका I am not जो है वो इनका फंक्शन, इसलिए ये भी 0 हो गया। सेकेंडली आपके पास क्या है, I2 जो है आपके पास है 0 क्योंकि इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Pg1। I2 आपके पास यहाँ पे 1 भी आता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा Pg1 Pg2 and 1 क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे पॉसिबल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आप 1 लिख ले। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे आप 1 लिख ले। सो I2 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ Pg1, सो 0 हो गया। I2 इज अ फंक्शन ऑफ Pg2, तो ये अल्फा 2 हो गया, और 1 है तो यहाँ पे इसको हमने 0 कर दिया है। I am not is a function of is not a function of Pg1, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और I am not इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे I am not आ जाएगा। अब आप ये वैल्यूज जो है I1, I2 and I am not की, आप इसको इक्वेशन नंबर 13 में सब्स्टिट्यूट करें। इक्वेशन नंबर 13 कौन सी थी, पावर लॉस की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ जनरेटर करंट्स थी। I1, I2 and I not के फॉर्म में जो आपने पावर लॉस लिखा था, अब आप इसको इन टर्म्स ऑफ Pg1 और Pg2 आप सब्स्टिट्यूट करें। तो मैं इस इक्वेशन में सिर्फ क्या कर रही हूँ, I1, I2 and I am not की जगह ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, सो आई गेट दिस इक्वेशन। ठीक है ना, I1, I2 and I am not की जगह ये मैंने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सिर्फ इसको आगे पीछे किया है ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके इन दिस वे। सो ये जो पूरा आपके पास बन रहा है, मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, इसको मैंने T अल्फा कहा है, सही है। दीज ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट्स है आपके पास। ठीक है, चेंज क्या होंगी, पावर आउटपुट्स को हम चेंज है, बाकी हमने इसको कांस्टेंट ले लिए। T अल्फा इज कॉल्ड द हर्मिटियन मैट्रिक्स। Adding T alpha and T alpha conjugate cancel out the off diagonal elements। जब मैं T alpha और उसका conjugate हम ऐड करें तो हमारे पास क्या होता है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन जिसको जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, बी मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 इसलिए क्यों ऐड कर रहे हैं, तो 2b1 2b11 2b12 आ जाता है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 2 किया। तो ये उसकी रिजल्ट आ रहा है जिसको हम इस b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, b11 b12 b1o डिवाइडेड बाय 2 b21 b22 b2o डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन। आप फिर क्या करें कि बजाय इसके कि आप ये पूरा T अल्फा लिखिए, मैं क्या करती हूँ, हम इसकी जगह ये लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमारे पास लॉस हमेशा जो है वो ड्यू टू रियल कंपोनेंट होता है, तो इमेजिनरी को कैंसिल आउट करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ऐड करने से क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट। सो आपके पास PL बन जाएगा
विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन नंबर 19। मैंने उसकी जगह उस पूरी टी अल्फा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इज दैट क्लियर? इसमें से इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो गया और हमें चूंकि सिर्फ रियल पार्ट चाहिए क्योंकि लॉस आपका सिर्फ रियल कंपोनेंट की वजह से होता है। इसकी ये डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, थोड़ा सा उसको रीराइट किया गया है। ये जो बी कोएफिशिएंट है, ये बी मैट्रिक्स है, इसको आप कहते हो बी मैट्रिक्स, ये बी कोएफिशिएंट्स, ये लॉस कोएफिशिएंट इसको कहते हैं। ठीक है, सो पी एल को अगर मैं ओपन करूँ, इक्वेशन को ओपन किया गया और कुछ भी नहीं किया गया, सो B11 PG1 स्क्वायर प्लस 2 B12 PG1, ये इसको ओपन किया गया इक्वेशन 20 के फॉर्म में। फिर दोबारा इसको डबल समेशन के फॉर्म में, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन री रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट फॉर्मेशंस में। ठीक है, मैट्रिक्स से मैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में ला रही हूँ, तो ये समेशन के फॉर्म में इसको ओपन करूँगी तो ये इक्वेशन बनती है मेरे पास। ठीक है, दोबारा इसको और एक और शेप दी गई है, इस फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया ताकि थोड़ा सा ये जो B11 है, B12 है, B21 है, B22 इसको एक साइड पे करती है, B1O एंड 2O को एक साइड पे और BO को एक साइड पे करती है ताकि एक जनरलाइज इक्वेशन आ जाए। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स। मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में, फिर इसको समेशन के फॉर्म में, फिर दोबारा इसमें से ये जो है इसको सेपरेट किया गया है और इनको सेपरेट करके सो ये एक इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, फाइनल इक्वेशन जो आपकी पी लॉस की आती है वो PG ट्रांसपोज बी PG प्लस PG ट्रांसपोज B नॉट, इसको B नॉट वो कह रहे हैं, प्लस BO। ठीक है, और ये जो B11 B12 B21 B22 और इसको B मैट्रिक्स B कह रहे हैं। सो B टर्म्स एक्चुअली आपके पास क्या है, लॉस कोएफिशिएंट्स है, यो B कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, इसको B मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपके पास लॉस इक्वेशन बनती है। सो कोई भी प्लांट हो उसके लिए आप आराम से ये बी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक दफा फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो उसके लिए फिक्स होती है, बी कोएफिशिएंट्स आपके पास फिक्स होते हैं, B11 B12, ये किसी भी जो है डिजाइन पावर प्लांट के लिए दीज थिंग्स विल बी फिक्स। हाँ, किस पे वेरिएशन आएगी, जब आपकी जनरेटेड पावर डिफरेंट होगी तो फिर आपकी पी लॉस पे इफेक्ट पड़ होगा। सो हर प्लांट का और हर यूनिट्स का, जितने भी यूनिट्स होते हैं उनका डिफरेंट आप कैलकुलेशन करते हो और इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर नंबर 10। थैंक यू सो मच।